आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। ईरान में हालात फिलहाल क्या हैं और ईरान में ग्राउंड जीरो की असली तस्वीर क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जो खास मेहमान जुड़ने वाले हैं वो फिलहाल ईरान में ही मौजूद हैं। आप एक तरफ वो तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ लगातार बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मस्जिदें जलाई गई हैं, 2 दर्जन से ज्यादा शॉपिंग मॉल जलाए गए हैं। जिस तरह से लोगों की मौत की वहां से खबर आ रही है और प्रोटेस्ट जो है वो उग्र हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे अब वो सेटल डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम कई दिनों से ये लगातार देख रहे हैं, बल्कि पिछले 2 दिनों और खासतौर पे कल की मैं बात करूंगी, जहां बड़ी तादाद में मार्च निकाले गए हैं। प्रो गवर्नमेंट मार्च है ये, जहां पर सीधे तौर पर लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर ये बताया है कि जो प्रोटेस्ट जो उग्र हुए थे वो दरअसल कैसे बाहरी ताकतों की वजह से हुए थे। और बाहरी ताकतें यानी कि इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल की पूरी साजिश थी। ऐसे ईरान के जो लोग हैं उनका भी मानना है पूरी साजिश उसके को लेकर की गई थी बाहरी ताकतों के खिलाफ। और प्रदर्शन जिस तरह से दिखाए गए, जैसे गन पॉइंट पे लोगों को मारा गया, वो जाहिर सी बात है कई तरह के सवाल पैदा करता है। फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? क्या इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल कर लिया गया है? जो मस्जिदें जली, जो प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन सब का आगे क्या नतीजा होने जा रहा है? क्या जिस तरह की साजिशें हो रही थी उसको भांपने में क्या ईरान की हुकूमत नाकाम रही है और आगे क्या वो स्टेप उठाने जा रहे हैं? इस सब को लेकर मेरे साथ फिलहाल बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं सीधे ईरान कुम से। मेरे साथ मौलाना जमीर अब्बास जाफरी साहब जुड़ गए हैं। जमीर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका कार्यक्रम में। और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद हैं, फिलहाल वहां किस तरह के हालात आप देख रहे हैं? क्या हालात अब काबू में हैं या आपको लग रहा है कि अभी वक्त लगेगा? शुक्रिया बहुत बहुत बुशरा जी, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। देखिए, ईरान में इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन ये है कि आज 12 जनवरी, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया है कि ईरान में बहुत बड़ी रैली निकली थी। पूरे ईरान के अंदर 100 शहरों से ज़्यादा, तकरीबन हर शहर में 1-2 लाख लोग से ज़्यादा लोग इस वक्त मौजूद थे। एस्टिमेटेड है कि तकरीबन 10 मिलियन लोग आज रास्ते पे आए थे गवर्नमेंट की सपोर्ट में, आयतुल्ला खामेनेई के सपोर्ट में। तो सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को ईरान में राइट्स कराए गए अमेरिका और इजराइल के थ्रू। और जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा कि मस्जिदों पे हमला किया, इमाम बारगाहों पे हमला किया, बैंक्स पे हमला किया। तो लोगों के जहनों में सवाल है कि भाई ईरान की आवाम ऐसा क्यों कर रही है? ये आवाम नहीं है, आवाम वो है जो आज आई थी। ये लोग सब अमेरिका के फंडेड लोग थे, 100-150 लोग होते थे। ये जाके हमला करते हैं, इनके पास असलहे थे, वेपन्स थे। और अमेरिकन और इजराइलियों ने खुद कहा है कि हम लोगों के पेड लोग मौजूद हैं, हत्ता वेपन्स के साथ मौजूद हैं। फिलहाल फ्राइडे के बाद से, थर्सडे को इंटरनेट बंद हुआ था, तब से लेके अब तक सिचुएशन बेटर होती गई। आज मंडे है, मंडे को हम लोग ने ये देखा कि पूरे ईरान के अंदर प्रो गवर्नमेंट रैलीज निकली और कंप्लीटली पीसफुल। तो तकरीबन संडे से जो है सिचुएशन 100% अंडर कंट्रोल है। सैटरडे को तकरीबन 60-70% अंडर कंट्रोल थी। अभी पूरे ईरान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से मस्जिदें जो हैं वो जलाई गई हैं, शॉपिंग मॉल जो है उनको भी जलाया गया है, और पूरे चारों तरफ जिस तरह का माहौल हमने देखा, जो तस्वीरें हमने देखी, जो प्रोटेस्टर्स के जो वीडियोस हमने देखी, उस सब से ये लग रहा है कि वहां पर जिस तरह से लोग जो हैं वो मौजूदा हुकूमत है उससे खासे नाराज हैं। आप मुझे बताइए कि आप वहां पर मौजूद हैं, लगातार आप रैलियों का भी हिस्सा बन रहे हैं। वहां पर लोग क्या वाकई में सरकार से इतने बड़े पैमाने पर नाराज हैं? और अगर थे तो क्या सरकार इस नाराजगी को भांपने में नाकाम रही? जी हाँ, मस्जिदें भी जलाई गईं। तेहरान में 25 से ज़्यादा मस्जिदें जलाई गईं। 7वें इमाम जो शियों के इमाम हैं, उनके एक बेटे हैं, उनका एक रोज़ा था, इमाम रज़ा का नहीं, उनके एक भाई का एक रोज़ा था जो भी जलाया गया। और बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस भी जलाए गए। सवाल ये है कि भाई अगर आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ईरान में, तो आप रिलीजियस प्लेसेस को क्यों जाके जला रहे हैं? डेफिनेटली ये लोग ना मुसलमान हैं,
न ही इंसान है, ये टेररिस्ट लोग हैं। ईरान में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है इनके लिए वो टेररिज्म की टर्मिनोलॉजी है, और ये टेररिस्ट लोग ईरान में केओस कराना चाहते थे। और ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कुव्वे कज़ाइये ने अनाउंस किया है कि ये लोगों के साथ जो फॉरेन फंडेड लोग हैं उनके साथ बिल्कुल भी रहम नहीं किया जाएगा। एक और जो लगातार एक डाउट जो फिलहाल बना हुआ है, और लगातार जिस तरह की खबरें हमने पहले भी देखी कि जो प्रोटेस्ट फिलहाल हो रहे हैं, उससे क्या ऐसा हो सकता है कि मौजूदा सरकार गिर जाए? जो हमने वेनेजुएला में देखा, वैसे ही लोगों को ये खदशा था कि शायद ईरान में भी ऐसा कुछ हो सकता है, और टारगेट आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो हो सकते हैं। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? बुशरा जी, ये देखें, वो कहते हैं ना, बिल्ली को ख्वाब में भी जो है वो छिछड़े दिखते हैं या चूहे दिखते हैं। ये वही बात है कि इंसान फोटो में भी कभी कभी खुशबू सूंघने की कोशिश करता है। कुछ लोग अमेरिका में बैठे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि ईरान की हुकूमत गिरने वाली है और वो आके हुकूमत करने वाले हैं। ये ख्वाब है सिर्फ। ईरान के अंदर, जैसा मैंने आपको कहा कि आज प्रो गवर्नमेंट रैली निकली। देखिए, मेन चीज़ ये है कि अगर आवाम आपके साथ है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। ईरान की असल ताकत क्या है? 20 मिलियन इनके पास ऑफिशियल बसीज हैं। बसीज जो आवाम है लेकिन गवर्नमेंट के फेवर के वॉलंटियर्स हैं। तो इतनी बड़ी तादाद ईरान में ऑलरेडी बसीजियों की है। प्लस ईरान में रहबर के आशिक हैं। ठीक है, कुछ दुश्मन भी होंगे, कुछ फॉरेन फंडेड लोग भी हैं, लेकिन ये ख्याल करना है कि कुछ 100 लोगों को भेज के, कुछ चीज़ों को जला के, कुछ केओस क्रिएट करके ईरान की हुकूमत बदल दी जा सकती है, ये खाम ख्याली है, बेवकूफ़ों की बात है और शेख चिल्ली के ख्वाब हैं। एक और जो मेरे दिल में सवाल था वो ये कि 12 दिन की जंग देखी, और सो कॉल्ड जो हम कहें दुनिया के जो सुपर पावर्स हैं, ये कहा गया कि उसको एक तरह से ईरान ने मुंह के खाने पर मजबूर कर दिया। अब उसके बाद फिर से ये कहा जा रहा है कि बाहरी ताकतें थी जो इसमें इन्वॉल्व थी, जो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थी, और लगातार ये अमेरिका और इजराइल का एक तरह का प्रोपेगेंडा था, और उन्होंने लोगों को भड़काया, आग फैलाई, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। मेरा सवाल ये है कि पहले भी हमने देखा कि ये कहा गया कि एजेंट्स जो हैं वो मुसाद के हों, CIA के हों, वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचाई, और उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ा क्रैकडाउन हमने देखा था जब 12 दिन की वो जंग थी। अब मेरा सवाल ये है कि फिर से यही बात कही जा रही है। एक मुल्क जो इतने बड़े एक जंग जैसे माहौल से बाहर निकला हो, क्या वो फिर से एक बार इन बाहरी ताकतों को भांपने और पकड़ने में क्या नाकाम नहीं रहा है? क्या ये ईरान की हुकूमत की नाकामी नहीं देखते हैं आप इसमें? ईरान एक बड़ी कंट्री है। देखिए, सवाल आपका बिल्कुल बाजा है कि क्यों ईरान ने स्टेप नहीं लिया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ईरान एक बड़ी कंट्री है। 8 कंट्रीज ईरान के बॉर्डर पर हैं जो लैंड से हैं, और 4 कंट्रीज सी से हैं। ईरान में जो इन्वेजन के चांसेस हैं वो बहुत हैवी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिका, इजराइल, यूरोप, पूरी दुनिया के दुश्मन मिल के चाहते हैं कि ईरान के अंदर इन्फिल्ट्रेट करें। 200 से ज़्यादा अमेरिकन और यूरोपियन चैनल्स हैं जो पर्शियन लैंग्वेज में चलते हैं। आप वॉइस ऑफ अमेरिका ले लें, BBC पर्शियन ले लें, ईरान इंटरनेशनल ले लें, आप अनलिमिटेड चैनल्स को आप पर्शियन लैंग्वेज में देख सकते हैं। तो डेफिनेटली ये कल्चरल इन्वेजन और इन्वेजन है कि यहाँ के लोगों को कंट्रोल किया जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि नेचुरल सी बात है कि अगर आपके पास पैसा है, दुनिया भर के पैसे हैं, और आप $5,000, $10,000, $20,000 लोगों को दें और कहें कि रास्ते पे आए, प्रोटेस्ट करें, तो आपको हमेशा ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपका काम करेंगे। ईरान की गवर्नमेंट के पास 2 चैलेंज है। अगर ईरान इनके साथ सख्ती से डील करे तो कहेंगे देखो ईरान की गवर्नमेंट कितनी सख्त है, और यहाँ टेररिस्ट हैं, यहाँ पे डिक्टेटर्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं। और अगर ईरान की गवर्नमेंट अगर इनके ऊपर सख्ती ना करे, इसी तरह की हमने प्रोटेस्ट देखे, लाखों की तादाद में लोग थे, तो एक वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर भी हम देख रहे हैं। तो क्या आपस में ही लोगों में किसी तरह का टकराव है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरा इसी से जुड़ा मेरा सवाल कि अब आगे क्या? आगे देखें, हमारा जो दुश्मन है, ईरान का जो दुश्मन है, वो जब तक ईरान के ऑयल रिजर्व्स, गोल्ड, मिनरल्स पर कब्जा ना कर ले तब तक वो मानने वाला नहीं है। उसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि ईरान तस्लीम हो जाए, और ईरान कभी तस्लीम हो नहीं सकता क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी अलाउ नहीं करती है। तो बस 2 चीज़ें हैं,
आज दुनिया में जंगल राज है। वो लोग ताकत की बुनियाद पर एथिक्स, मोरालिटी, कोई चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ ये है कि हम पावर चाहिए। खुल के कह रहे वेनेजुएला में जाके चोरी कर लिया उनके प्रेसिडेंट को, और खुल के कह रहे हैं कि हमने चोरी किया, ऑयल के लिए किया। तो डेफिनेटली ईरान में भी उनका हदफ और मकसद बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ईरान की आवाम भी बिल्कुल क्लियर है। इन्हें सही जवाब जो देगी वो ईरान की आवाम ही देगी। मैं आपके व्यूअर्स को याद दिलाना चाहता हूँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिर्फ एक कंट्री है जिसने अमेरिका के एयर बेस पे 2 बार हमला किया। दोनों बार ईरान थी। इराक में और कतर में दोनों अमेरिकन एयर बेसिस पर जिसने हमला किया, सिर्फ जो कंट्री जो है जिसने किया था वो ईरान थी। इजराइल को जिसने याद दिलाया, ये याद है, जिसने याद दिलाया वो ईरान था। हाथ पैर जोड़ के सीज फायर की रिक्वेस्ट की थी नेतन्याहू ने। उनको पता चल गया कि ईरान की ताकत क्या है। अब ईरान पे हमला करेंगे तो इस बार आर पार की जंग होगी और इंशाल्लाह बैतुल मुकद्दस आजाद होगा। जी, वक्त की कमी है जमीर साहब, और आपसे आगे भी इस तमाम मौजू पर आपसे बातचीत आगे होती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि दुनिया के जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अब ईरान जो है किस तरह से उसका सेंटर बना हुआ है। अमेरिका लगातार अभी भी ये कह रहा है कि ईरान ये कह रहा है कि वो बात करना चाहता है, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि नहीं, वो इस तरह की कोई पेशकश उसकी तरफ से नहीं की गई है। इसके अलावा भी अमेरिका लगातार जो धमकियां दे रहा है, आगे क्या होगा। और ये भी एक सवाल जो मेरे जहन में था, जाते जाते मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी जमीर साहब की, क्या अमेरिका हमला कर सकता है आने वाले वक्त में? क्योंकि ट्रंप ने एक तरफ ये कहा है कि ईरान बात करने के लिए कह रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बातचीत जब होगी उससे पहले हो सकता है कि अमेरिका स्ट्राइक कर दे, यानी कि हमला कर दे। मैं चाहता हूं बिशरा जी, इस सवाल को आप बदल दें। क्या इजराइल हमला कर सकता है? इसके बदले आप बदल दें, क्या ईरान हमला कर सकता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक एक करके बयान करता हूं। एक, ईरान ने जो टर्मिनोलॉजीज यूज की है वो ये कह रहे हैं कि जो राइटर्स हैं जिन्होंने 200-300 अवाम को मार दिया, ये टेररिस्ट लोग हैं। 2, ये फॉरेन फंडेड लोग हैं। 3, ये लोग कह रहे हैं फॉरेन गवर्नमेंट्स ने हमारे मुल्क और हमारी जमीन पर हमला किया है, हमारी धरती पर हमला किया है। इसको ये नहीं कह रहे हैं कि वॉर शुरू होगा, बल्कि कह रहे हैं कि वॉर शुरू हो चुका है। 4, ईरान के ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट आए हैं कि हम अगर जरूरत पड़े और हमें लग रहा है हमारे दिफा के लिए जरूरी है तो हम प्रीएम्प्टिव हमले कर सकते हैं। अब यह सवाल नहीं है कि इजराइल हमला करेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या ईरान हमला करेगा। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह भी बोलना है कि ईरान में इतने देर तक के लिए जो इंटरनेट बंद किया गया है उसके 2 रीजन है। एक, ईरान के अंदर से कचरे को साफ करें, जो फॉरेन फंडेड एलिमेंट्स हैं उनको साफ किया जाए। 2, कि कोई भी बईद नहीं है कि ईरान हमला कर दे। एक और चीज जो आज इंपॉर्टेंट हुई है वो ये कि अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने तमाम फॉरेन एम्बेसडर्स को बुलाकर वीडियोस दिखाई जहां पर वो एविडेंस दिखा रहे थे कि फॉरेन गवर्नमेंट्स किस तरीके से इन्वॉल्व हैं ईरान में राइट्स को करवाने में और टेररिस्ट एक्टिविटीज करवाने में। यानी पैगाम और सिग्नल बिल्कुल क्लियर है कि ईरान हमला कर सकता है, इसलिए फॉरेन एम्बेसडर्स को इस तरीके से मैसेज दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जमीर साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आगे भी इस तरह से आपके साथ बातचीत जो है जारी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और दर्शकों से भी मैं इजाजत लेना चाहूंगी। नमस्कार।